चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और अभी तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है अपने फिजिक्स के सिलेबस में। और TSC JEE नीट के इस प्यारे से चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज माइक नहीं है तो शायद नॉइस आएगा, तो यू शुड नीड टू बी टेक केयर, मतलब आपको वो झेलना ही पड़ेगा। तो अभी तक हमने फिजिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ा और आज अपना नया चैप्टर चालू होगा और उस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। अब फिजिक्स के लगभग हम काइनेमेटिक्स का 1D मोशन खत्म कर चुके हैं और NLM और WPM कर चुके हैं। ये आपका नया चैप्टर चालू हो रहा है सेंटर ऑफ मास, और यहीं से वो चैप्टर चालू हो जाते हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, चाहे वो JEE मेंस हो चाहे वो नीट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने आज के इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अभी हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये L1 होने वाला है सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है आपको एक बार ये समझना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स की। तो न्यूटन्स ने हमें बताया था F बराबर ma होता है। तो इसका मतलब है ये जो लगा रहे थे ये हम पार्टिकल के लिए लगा रहे थे। हम ये किसके लिए लगा रहे थे? पार्टिकल के लिए लगा रहे। ये जो न्यूटन्स ने हमें जो चीज़ें बताई हैं कि F बराबर ma होता है, F बराबर dp/dt होता है, तो ये सब उन्होंने हमें एक पार्टिकल के लिए बताई थी। ये सब उन्होंने हमें किसके लिए बताई थी? एक पार्टिकल के लिए बताई थी कि एक पार्टिकल जो एक कण है उस पर आप क्या लगा सकते हैं? F बराबर ma। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम पर लगाना चाहता हूँ, पूरा सिस्टम मतलब जैसे मेरा पूरा बॉडी है तो मैं अपने पूरे ऊपर ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो न्यूटन ने कहा था कि ये जो अप्लाई होता है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। ये सिर्फ पार्टिकल के लिए लग सकता है, ये पूरे सिस्टम पे आप नहीं लगा सकते। तो न्यूटन ने बताया अगर आप पूरे सिस्टम पर F बराबर ma लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उन सभी पॉइंट्स पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन जैसे ये एक पॉइंट है तो इस पर ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी 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 लगा रहा है, मतलब ऐसे करोड़ों बहुत सारे फोर्स हैं इस पूरे सिस्टम में पार्टिकल्स के बीच लगते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें लगने वाले सभी फोर्स जैसे ये निकाल लूँ, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इस फोर्स को F2 बोल देता हूँ, इस फोर्स को F3 बोल देता हूँ, इसको F4, इसको F5, ऐसे डॉट करते हैं। तो अगर मैं इस पे लगने वाला फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इन सभी फोर्स को जोड़ दूँगा। तो इसका मतलब Fnet मेरा क्या आ जाएगा? पूरा सिस्टम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब F1 का वैल्यू क्या होगा? इसका जो भी मास होगा वो, और जो भी इसका एक्सीलरेशन होगा वो। सेम F2 क्या होगा? m2 डॉट डॉट डॉट, ये कहानी चलती रहेगी। और ये किसके बराबर आ जाएगी? Fnet। और Fnet मेरा क्या होगा? टोटल मास और एक्सीलरेशन नेट। तो इस तरीके से अगर आप एक पार्टिकल के लिए लगाना चाह रहे हैं, अगर आप एक पार्टिकल के लिए लगाना चाह रहे हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? उस पार्टिकल में लगने वाले सभी फोर्स का सबमेशन करना पड़ेगा। उस पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्स का क्या करना पड़ेगा? हमें सबमेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो नेट फोर्स आता है आपका, ये एक तो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो वो, और एक जो अंदर से फोर्स लग रहा है वो। ये तो Fnet होता है, ये किसके बराबर होता है? फोर्स एक्सटर्नल एंड फोर्स इंटरनल। अब चूंकि इंटरनल में फोर्स क्या होते हैं? अपोजिट पेयर में लगते हैं। हमेशा याद रखना है जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो भी इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, तो वो जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं?
फॉर अ सिस्टम जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो एक्शन रिएक्शन टाइप्स के होते हैं। इसका मतलब अगर इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो इसका अपोज करने के लिए एक फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका मतलब जो सिस्टम के अंदर फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, बोले तो इंटरनल फोर्सेस, वो क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन बराबर रिएक्शन। कि अगर एक पार्टिकल इस पे F1 फोर्स लगा रहा है तो ये वाला पार्टिकल इसका अपोज करने के लिए इस पे एक और फोर्स लगाएगा और वो क्या लगाएगा, F2 लगाएगा। तो इसका मतलब जो इंटरनल फोर्सेस है वो इस तरीके से सारे एक्शन रिएक्शन होने के कारण सब कैंसल आउट हो जाएंगे। और अगर हमारे सारे फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, फॉर अ सिस्टम जीरो हो जाता है। क्यों होता है जीरो? बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन नेचर। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर नेट, यानी एम ए नेट के बराबर होता है। तो यहां से हमें ये चीज जो है समझ में आती है। हमने क्या करा, हम जानते हैं कि पूरे सिस्टम का जो मास होता है वो उसके सेंटर पर होता है। जैसे मैं इसी की बात करता हूँ तो ये कहाँ बैलेंस हो रहा है, ये कहाँ बैलेंस हो रहा है, ये यहाँ बैलेंस हो रहा है, ये यहाँ बैलेंस हो रहा है। क्या ये यहाँ बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा बैलेंस। क्या ये यहाँ बैलेंस हो जाएगा? नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पूरे बॉडी का जो सारा मास है वो इसके सेंटर पर, कहाँ पर है वो, इसके सेंटर पर। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, जो आपका ये ए नेट आ रहा है, नेट एक्सीलरेशन आ रहा है, ये किसके बराबर होगा, हमारे सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। इसका मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पर जितना एक्सीलरेशन लग रहा है वही आपके पूरे सिस्टम में भी लगता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि एफ नेट बोले तो पूरे सिस्टम पर अगर आप फोर्स काउंट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहीं से अपनी कहानी चालू होती है सेंटर ऑफ मास की। तो न्यूटन ने बताया अगर आप सिस्टम के लिए काउंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी। और एम ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल पे जो जो एक्सीलरेशन लग रहा था उनको आप प्लस करते जाइए। जैसे M1 A1 M2 A2 M3 A3 डिवाइड डॉट 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 डॉट, ये सब किसके बराबर आएगा, एम ए वेक्टर सेंटर ऑफ मास के बराबर आएगा। यहीं से कहानी चालू होती है अपनी किसकी, सेंटर ऑफ मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी आपने देखा ये एम क्या है, टोटल मास बराबर फोर्स नेट, यही होता है। और फोर्स नेट क्या होता है अपना, अगर मैं एम को भाग कर दूं तो यहाँ से मेरा एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस डॉट 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 डिवाइड में उसका टोटल मास। तो अगर आप पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, उनके पर्टिकुलर पार्टिकल्स के एक्सीलरेशन से उनके मास के मल्टीप्लाई करके उसको टोटल मास से भाग कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको v सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं ए सी एम क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन, या एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt। इसका मतलब हो जाएगा v सेंटर ऑफ मास बराबर ये, अब dt को हमने उधर भेज दिया, तो dv सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 a1 dt प्लस m2 a2 dt एंड डॉट 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 डॉट। अब चूंकि dt का साइन हटाना है
तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, मास कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा और ऐसे इंटीग्रेशन सब में चलता रहेगा। अब हम जानते हैं डीवी का इंटीग्रेशन v होगा, यह v सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, और ए डी का इंटीग्रेशन होता है वेलोसिटी, तो इसका मतलब यहाँ आएगा v1, यहाँ आएगा v2, और ऐसे ही m3 v3 m3 m4 v4, ये सब कहानी हमारे इसमें चलती रहेगी। और इसको बात कर देंगे पूरे सिस्टम के टोटल मास से। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज का यहाँ पे सहारा लेंगे। तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है देन वी हैव यूज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 डिवाइड में उसका टोटल मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ऐसे जो है यहाँ पे निकाला जाता है। अगर आपको अब क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है डी आर बाई डी टी। इसका मतलब यहाँ क्या देख सकते हैं डी आर सी एम बाई डी टी। इसका मतलब यहाँ भी ये लिखा जा सकता है, नहीं यहाँ यही जोड़ दे। अब हमने क्या करा, डी टी की गुणा उधर कर दी तो क्या होगा, अब हम इसको हटाना चाहते हैं, पूरा डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो डी आर सी एम का इंटीग्रेशन क्या आएगा आर सी एम, वी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आएगा आर वन, दूसरे में आएगा आर टू, तीसरे में आएगा आर थ्री, और डिवाइड में जाएगा टोटल मास। तो इस तरीके से अगर आप सिस्टम का मतलब सेंटर ऑफ मास का या सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड में टोटल मास का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये सब कहानी हमने यहाँ पे समझी, ये सब कहानी हमने यहाँ पे समझी है कि अगर एक्सीलरेशन नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस डॉट 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 डिवाइड में उसका टोटल मास। अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 डिवाइड में टोटल मास। और अगर हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट 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 डिवाइड में उसका टोटल मास। तो ये सारी चीज हमें याद करके रखनी है कि न्यूटन ने हमें बताया है कि अगर आप पार्टिकल पर सेंटर वो निकालना चाहते हैं बराबर है, मैं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टम पे लगाना है तो सिस्टम पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर आपको सिस्टम पे डायरेक्ट लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों का सेंटर ऑफ मास का सहारा लेना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जहां पर आप पूरी बॉडी का मास इकट्ठा होता है, जहां पे पूरी बॉडी का क्या होता है मास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब फॉर अ सिस्टम नॉट अ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल ऑब्जेक्ट। अगर आपको आरसीएम कैलकुलेट करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस चलता रहेगा और डिवाइड में टोटल मास। या फिर आप क्या करिए, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आरसीएम। तो हम आर सेंटर ऑफ मास को क्या भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर डॉट डीएम डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो ये भी लिखा जा सकता है आर सेंटर ऑफ मास के। ये सब चीजें हमें याद रखनी है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करना चाहते हैं पर ऑब्जेक्ट तो क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, या फिर हम उसकी जगह ये भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तब हम क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 और डिवाइड में टोटल मास। या फिर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी डॉट dm डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ d। ये जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या करना पड़ेगा, m1 a1 m2 a2 प्लस डॉट 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 डिवाइड में टोटल मास। या फिर
इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन डॉट डीएम एंड डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे याद रख के चलनी है कि भैया फॉर एन ऑब्जेक्ट अगर आप पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन काउंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये, डिस्प्लेसमेंट ये, वेलोसिटी ये। ये सारी कहानी है जो कि आपको यहाँ पे समझते हुए चलनी है। यहाँ पर हमने समझा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी है ये हमारा। ये तो हो गया पोजीशन का सेंटर ऑफ मास। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पोजीशन का है सेंटर, ये डिस्प्लेसमेंट का नहीं, किसका है ये, पोजीशन का। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा देंगे और इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाय टोटल मास। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, यही कहानी यहाँ पर हम यूज करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ये कहानी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पूरे पार्टिकल के लिए लगाना चाह रहे हैं और ऑब्जेक्ट के लिए लगाना चाह रहे हैं तो हमें कैसे यहाँ पे यूज करना है। अब मोमेंटम फॉर अ सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैसे आएगा तो समझते हैं। फोर्स नेट बराबर क्या होता है, m1 a1 प्लस डॉट 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 डिवाइड टोटल मास। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt, dt की मल्टीप्लाई करेंगे अब इस साइन को लाने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम फॉर अ सिस्टम इज m1 v1, ये क्या होता है v1, m2 v2 डॉट डॉट डिवाइड में m। इसका मतलब अगर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट डिवाइड में क्या थी, टोटल मास। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ bdm डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये सारी कहानी लिखी जा सकती है और ये टोटल फॉर्मूला पेजेस हैं जो कि हमें पूरे चैप्टर में काम आते हुए नजर आएंगे। मान लीजिए ये एफ नेट क्या होते हैं, किसका सम होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स का और इंटरनल फोर्स का सम होता है। अगर आपका इंटरनल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में, तो एफ इंटरनल फोर्स क्या होता है हमारा, जीरो आता है। तो इसका मतलब एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है। मान लीजिए अगर एफ एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब बाहर के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, जीरो है। मतलब वस्तु वही की वही है, ये बोर्ड यही है, मतलब मेरे द्वारा बाहर से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है, जीरो है, तभी तो यहाँ पर है। तो इसका मतलब इसका एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। अगर बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये डीपी होता है ना, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होता है अपना चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर ये कहानी। इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी सेंटर ऑफ मास, इसको ये लिखा जा सकता है एम वी सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर क्या, एम वी सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब अब कहा है कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो ये किसके बराबर आता है, एफ एक्सटर्नल के। अगर एफ एक्सटर्नल ही जीरो हो गया
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल मोमेंटम। तो अगर फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वहां पर मोमेंटम कंजर्व है। वहां पर क्या कंजर्व है जी, मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, जो पहले आ रही थी अब भी वही है। इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। और ऐसा हम कब कह सकते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब if net external force of system is zero, then momentum of system is conserved. Momentum is conserved and it is known as momentum conservation theorem. और ये कहाँ से लगा रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से, मतलब ग्राउंड की फ्रेम से। इसका मतलब क्या होगा कि फाइनल मोमेंटम बराबर आ जाएगा अपना इनिशियल मोमेंटम के। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, उसका पोजीशन भी कांस्टेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, और उसका वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर हमने यहाँ पे समझी और सीखी। तो हमें यहाँ से ये समझ आया, और ये सारा पूरे चैप्टर में जो काम आएगा वो सब इस पन्ने पे लिखा हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ACM बराबर ये कहानी, RCM बराबर ये, BCM बराबर ये, चौथी चीज SCM बराबर ये, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे चैप्टर में बड़ी काम की आएगी और वो फाइनल चीज क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। अगर आपका F एक्सटर्नल बाहर लगाया गया फोर्स जीरो है, तब आप क्या कहेंगे कि फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एन ऑब्जेक्ट MV सेंटर ऑफ मास। क्या होता है, MV सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MV सेंटर ऑफ मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MA सेंटर ऑफ मास। तो ये सारी कहानियां में यहाँ पे याद रखे चलनी। और आई होप अभी तक ये जो भी पढ़ाया गया होगा वो समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा फील करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है, जैसे मैं हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाए। उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं क्या कहानी है। तो ये हमारे पास टेबल है, तो इस टेबल पर मैं अभी ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कहाँ झुक गया, नीचे की तरफ झुक गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ झुक गया, नीचे की तरफ। ऐसे लगाया तो कहाँ झुक गया, नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऐसे लगाऊंगा तो कहाँ जाएगा ये, नीचे की तरफ। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ गया अभी, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब मैं जहाँ फोर्स लगा रहा हूँ वो किसको व्याकुल कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास को चेंज करने का ट्राई कर रहा है। या हम कुर्सी को बैठते हैं, तो अगर मैं कुर्सी को पीछे लेके जाता हूँ तो मैं क्या होता है, हमारी कुर्सी पीछे जाती रहती है। क्या होती रहती है, पीछे जाती रहती है। इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पीछे शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है उसका सेंटर ऑफ मास, पीछे की। इसलिए हम पीछे गिर भी जाते हैं अगर हमने ज्यादा उसे टिल्ट कर दिया तो। यही अलमारी है, तो अलमारी में अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ और लग जाएगा। ये इस पॉइंट से लगाऊंगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ और अलग से जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, आप किस पॉइंट से फोर्स लगा रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है। कौन, सेंटर ऑफ मास।
ये हमारे पास एक ड्रम है और इस ड्रम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पर, क्या मैं अगर फोर्स बाहर से लगाऊंगा तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा? क्या अगर मैं फोर्स लगा दूं तो मेरे फोर्स लगाने से क्या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा? अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, अब मैं इसे धक्का मारता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा? अभी भी थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा? क्या अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इस पे इधर से फोर्स लगाता हूँ, ये मैंने अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, बीच में यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इसका सारा मास है, इस पूरे बॉडी का मास कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका? यहाँ पर। अब अगर मैंने हल्का से फोर्स लगाया, यहाँ लगाया, फिर कहाँ झुक गया? नीचे की तरफ। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी बदल गया? क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो गया? देखने से तो लगता है जी चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, इस पर मैंने फोर्स लगाया तो कहाँ झुक रहा है? ये नीचे की तरफ झुक रहा है। यहाँ से लगा रहा हूँ तो फोर्स कहाँ झुक रहा है? ये नीचे की तरफ झुक रहा है। अगर मैं इधर से धक्का मारूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेट जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा और धक्का मारूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लेट जाएगा। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया? क्या पहले इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो क्या मैंने इसे हल्का सा टिल्ट किया तो इसका सेंटर ऑफ मास अब यहाँ आ जाएगा? तो क्या यहाँ आने से इसका सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव आया? देखने से तो लगता है कि सेंटर ऑफ मास में बदलाव आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी भी नहीं बदलती। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी भी नहीं बदलती है फॉर अ ऑब्जेक्ट। फॉर ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास कभी नहीं बदलती है। अबे हमारा पूरा बॉडी का सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो अगर मेरे पे कहीं फोर्स लगे, मैं आगे जाऊँ मैं पीछे जाऊँ, तो मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना बदलेगा। मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहाँ है वो तो वहीं की वहीं रहेगा। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ कि ये नीचे क्यों झुक रहा है? क्योंकि जो मोशन हो रहा है ये किसके अराउंड हो रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड हो रहा है। ये किसके अराउंड झुक रहा है? सेंटर ऑफ मास के अराउंड झुक रहा है। कुर्सी को थोड़ा और पीछे करने पर हम पीछे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? इस पोजीशन। अब आपने क्या करा? उस पोजीशन के अनुरूप उसको घुमा दिया। अगर सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा होता तो हमने कुर्सी को पीछे करा तो उसका सेंटर ऑफ मास वहां पे आ जाना चाहिए सारा मास, तो हम गिरने नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया? सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोशन कर दिया। जब हमने कुर्सी को पीछे किया तो हमने क्या किया? सेंटर ऑफ मोशन के अराउंड क्या करा? अपनी पोजीशन को थोड़ा सा मूव कर लिया, पीछे की तरफ झुका लिया, मतलब मोशन को थोड़ा और पीछे कर दिया। तो हम किसके अराउंड मोशन कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। मैंने इस पर लगाया फोर्स, फोर्स लगाता हूँ तो अलमारी नीचे आ जाती है। नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि किसके अराउंड मोशन कर रही है? सेंटर ऑफ मास पर। अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यही होगा, लेकिन ये अपने सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर मैं हल्का सा फोर्स लगाऊं और इसे, जैसे यही है, जैसे मैंने हल्का सा फोर्स लगाया टेबल पे, तो टेबल पे जब मैंने फोर्स लगाया हल्का सा, तो हल्का सा फोर्स लगाने के बाद ये नीचे क्यों गिर गया? लेकिन अभी ये खड़ा क्यों है? अब ये सीधा खड़ा क्यों है टेबल? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने इसमें फोर्स लगाया हल्का सा, अब फिर इसको मैंने छोड़ दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैंने इसको टेढ़ा करा तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए? क्योंकि कहीं पहियों पे आना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए? बैलेंस हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये रुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रुक क्यों नहीं रहा? ये नीचे क्यों गिर जाता है?
-12 का फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, वहीं पर। इसके सेंटर ऑफ मास ने अभी भी कोई भी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं करी, लेकिन इसके अराउंड यहाँ पे क्या किया है इसने, मोशन किया है। इस टेबल ने क्या किया है, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या किया है, मोशन किया है। क्या किया है इसने, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या किया है, मोशन। जिसकी वजह से अब ये और बैलेंस नहीं हो सकता, उसका सेंटर ऑफ मास से ही थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। तो अब ये टेबल वापस वहां पे क्या नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रहती है। ये अलमारी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो यहीं पर ही रहेगा। लेकिन जब मैंने धक्का लगाया तो फोर्स किसके अराउंड लग रहा है, फोर्स किसके अराउंड लग रहा है, मोशन किसके अराउंड हो रहा है, तो मोशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अराउंड। जब मैं धक्का लगा रहा हूँ तो हल्का सा झुक गया, हल्का सा यहाँ पे झुक गया। क्यों झुक गया, क्योंकि इसका मोशन किसके अराउंड हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड हो रहा है। सेंटर ऑफ मास पहले सीधा था तो मोशन सीधा, मतलब ये स्ट्रेट है, नीचे नहीं झुके। लेकिन जैसे इसका हल्का सा फोर्स लगाया तो नीचे की तरफ झुक गया। क्यों झुक गया नीचे की तरफ, क्योंकि अब जो हमने मोशन करा, अब जो मोशन हो रहा है वो किसके अनुरूप हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अनुरूप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी वेलोसिटी लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर, हम जो भी फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर, वो सब किस में डिस्टर्बेंस लाता है, उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड उसे क्या कर देता है, मोशन करवा देता है। सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या करवाता है, मोशन करवाता है। लेकिन उस व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं रहता है, लेकिन उसके अराउंड क्या होता है, उसका मोशन होता है। वो उसके अराउंड क्या करता है, मोशन करता है। चाहे हम चेयर की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें। इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेबल ऑफ फोर्स ऑल मैटर्स, कि हम कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ये सब चीज मैटर करती है हर बॉडी पर, कि आप उसके सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से मोशन करवाना चाहते हैं। लेकिन मोशन किसके अराउंड होगा, सेंटर ऑफ मास के अराउंड होगा। अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो वो नीचे झुकने के बाद भी यहीं रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जैसे पहले सीधा खड़ा था तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अभी थोड़ा सा झुक गया। अगर ये थोड़ा सा झुक गया तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, नहीं, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, अभी भी वहीं की वहीं रहेगा, लेकिन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा छुप गया। तो हमें यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वही रहता है, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोशन की वजह से थोड़ा सा झुक जाता है। अब हम सन की बात करते हैं। अब बताइए, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य धरती के चक्कर लगाती है? अगर हमें पूछे कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है कि सूर्य धरती के चक्कर लगाती है, तो ज्यादा अधिकांश कुछ लोग कहेंगे कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, और कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। लेकिन ये दोनों ही गलत। अभी हमने पढ़ा जो मोशन होता है वो किसके अराउंड होता है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड होता है। तो इसका मतलब ये जो सूरज है या ये जो धरती है, ये दोनों किसके अराउंड मोशन कर रही है, अपने अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोशन कर रहा है। इसका मतलब सूर्य भी घूमता है और धरती भी घूमती है, सूरज भी घूम रहा है और धरती भी घूम रही है। लेकिन जो सूर्य घूम रहा है वो किसके अराउंड घूम रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा है। तो धरती घूम रही है वो किसके अराउंड घूम रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रही है। हर कोई किसी के अराउंड घूमता है, अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रही है। धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है कि सूर्य धरती के चक्कर लगा रहा है, नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, अपनी जगह पर ही सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। धरती का सेंटर ऑफ मास जहां पर भी होगा, धरती ऐसे घूम रही है, मतलब धरती का सेंटर ऑफ मास यही है, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या कर रही है, मोशन कर रही है। सूर्य ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब सूर्य का सेंटर ऑफ मोशन के अराउंड सूर्य क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब कि अर्थ एंड सन बोथ रिवॉल्व्स अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम।
ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा वो वस्तु उसी के अनुरूप क्या करेगी, मोशन करेगी, उसी के अराउंड क्या करेगी, वो मोशन करते हुए हमें नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि हर कोई मोशन किसके अराउंड होता है, उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड। एवरी मोशन विल एक्ट या विल परफॉर्म सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अगर दो बॉडी की बात हो रही है इसका मतलब पूरा वो सिस्टम बन गया, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस भी बिंदु पर होगा वो उसी के अनुरूप क्या करती होगी, घूमती हुई नजर आएगी। क्या करती हुई नजर आएगी, घूमती हुई नजर आएगी। हम इसको खुद से करते हुए भी, परफॉर्म करते हुए भी देख सकते हैं। इसका मतलब धरती घूम रही है और सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही, जबकि धरती अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रही है और सूर्य भी अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या कर रहा है, यहाँ पे घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यही होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहां पर उसका पूरा मास होता है, वही अपना सेंटर ऑफ मास होता है। हमने समझा और समझ आया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और कोई भी मोशन होता है तो किसके अराउंड होता है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। और ऑब्जेक्ट का, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है, लेकिन जो मोशन होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड होता है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी भी नहीं बदलती, उसके अराउंड उसका पोजीशन या उसका मोशन होते हुए नजर आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आखिरकार पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। ये हमारे पास 4 बॉल है, एक का वजन 2 किलो है, एक का वजन 3 किलो है, एक का वजन 4 किलो है और एक का वजन 1 किलो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 10 मीटर है। तो क्वेश्चन ने बोला है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो कैसे निकालेंगे। क्या सेंटर ऑफ मास पूछा है, पोजीशन का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पूछा मतलब हमसे पोजीशन पूछिए। एक्स और वाई लेके हमसे क्या पूछा है, इसका पोजीशन पूछा है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, हमसे ये पूछा। तो अभी हमने पढ़ा आरसीएम कैसे निकालते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 डिवाइड में M। तो पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसको हमने 0,0 बोल दिया, तो ये इससे 10 मीटर दूर है। ये वाई एक्सिस में इसका कोई भी बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट इसका 10 हो गया। ये सिर्फ वाई में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 10। इसकी बात करते हैं तो ये एक्स में भी 10 चला है और वाई में भी 10 चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,10। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में आएगा और एक वाई डायरेक्शन में आएगा। तो पहले इसका मास लिखेंगे और इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इसका मास और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मास और इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड में टोटल मास 1 किलो 4 किलो 5 किलो 3 8 किलो और तो 10 किलो, टोटल मास आ गया 10 किलो। 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, ये भी 0, 10 दिया 30, 10 चौक 40, 40 और 30 70 बट्टे 10, मतलब एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 7 आ गया। अब वाई दिशा में सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसके 0, इसके वाई कोऑर्डिनेट 0, इसके वाई कोऑर्डिनेट
और इसके वाई इक्वल टू डिवाइड बाय टोटल मास। ये 0, ये 0, ये 30, ये 20, टोटल हो गया 50/10। इसका मतलब इसका वाई सेंटर ऑफ मास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो होता है ये सब ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होंगे। मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो वो क्या आएगा हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है 7 और वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है 5। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 7,5। तो अगर आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा इसके बाउंड्री के रीजन के अंदर ही आता है या उससे बाहर आता है। जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है 10,10 के अंदर ही आ रहा है। मतलब इस पूरे बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि मेरी बॉडी के बाहर मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, नहीं, मतलब मेरे बॉडी के रीजन के अंदर ही कहीं ना कहीं मेरा क्या होगा सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब याद रखना है एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स जा रहा है 0 से 10 तक और वाई जा रहा है 0 से 10 तक। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 10 तक ही हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता हुआ नजर आएगा। तुम्हें याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई विथ बाउंड्री ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो लिमिटेशन है x 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, y भी 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, x 0 से छोटा नहीं हो सकता, y 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी 0 और 10 से बीच में ही आएगा, इसके बाहर या इसके बाहर वो नहीं जा सकता। हमें याद और समझ के रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक्स स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस वाई स्क्वायर सेंटर ऑफ मास माइनस 25 शुड बी नेगेटिव। आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल के कोऑर्डिनेट और इसका रेडियस 5 मीटर। सर्कल पर आपने कुछ मास इकट्ठे करके रख रखे, कुछ बॉल्स बिठा रखी। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास क्या इसमें लाई करेगा? इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या वो हमेशा नेगेटिव आएगा? कहने का मतलब एक्स स्क्वायर सेंटर ऑफ मास वाई स्क्वायर सेंटर ऑफ मास 25 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? सही यही होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया। कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या 25 से छोटा आएगा क्या नहीं? अगर हम बात करें, फिर आपने बढ़ाया कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके रीजन से बाहर नहीं जाता। इसका रीजन क्या है? ये 0 से 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, 0 से 5 मीटर इसका रीजन। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 से 5 के बीच में होगा, लेकिन इसने उनका सम पूछा है क्योंकि सिस्टम ने क्या पूछा है, इसका सम पूछा है। तो हम जानते हैं स्क्वायर का सम पूछा है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इनका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो अपना एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास का जो स्क्वायर होगा
वो भी किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर सेंटर ऑफ मास और वाई स्क्वायर सेंटर ऑफ मास हमेशा 25 से छोटा ही आता हुआ नजर आएगा। किसके लिए, इस सिस्टम में। अभी आपने पढ़ाया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसके रीजन से बाहर नहीं जाता। इसका रीजन है 0 से 5, तो से बाहर नहीं जाए। आपने क्या करा है, सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर किया, उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 0 से 25 हो गया। तो इसका मतलब जो सम कर रहे हैं आप सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास का जो सम कर रहे हो वो किससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसके स्क्वायर से ज़्यादा नहीं आना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, हमें याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई इज ऑन, कहाँ पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास, हमेशा बाउंड्री रीजन। आइए थोड़ा अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये 1 किलो है, ये 6 मीटर, इसका मास 3 किलो, इसका मास 2 किलो। तो हमसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा, कैसे निकालेंगे इसको। क्योंकि हमसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा है तो इसका मतलब हमें सबके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चूंकि ये लाइन पे रीजन पे बिलोंग कर रहा है तो आप इसको 0,0 बोल सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इस वाली बॉल का, तो ये सिर्फ एक्स पर है, वाई पे नहीं है, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और दूसरी कितना चल रहा है, एक्स में है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,0। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालें, क्या ये एक्स में है, ये एक्स में भी दूरी चल रहा है और वाई में भी दूरी चल रहा है। वाई की दूरी तो हमें पता है कितनी है, 6 मीटर, लेकिन हमें एक्स का दूरी नहीं पता, ये दूरी कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलैटरल त्रिभुज बोला जाता है। और समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में हर कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इतना ट्रायंगल बनाऊं तो ये 60 होगा और ये दूरी कितनी होगी, वाई एक्सिस की, मतलब 6 मीटर, और मुझे ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और मुझे यही चाहिए, इसका मतलब 6 बट्टे जो मुझे चाहिए वो आधार। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा, 6/tan60, और tan60 की वैल्यू कितनी होती है, 1√3, कितनी होती है, √3। तो मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया तुम्हारा, 6/√3। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6/√3 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2√3। तो अब आपने सबके एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिए, सबके वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आएगा हमारे, वो बराबर आएगा हमारे इसका एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई इसका मास। इसका मास है 1 किलो,
इसका मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड में टोटल मास। 3 तो 5 और 6, ये तो 0 हो गया, ये 18 और ये 4√3। तो इसका एक्स सेंटर मास कितना आ गया 18 प्लस 6, 18 प्लस 4√3 डिवाइड में 6। अब निकालते हैं वाई सेंटर ऑफ मास। बस अब डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका मास, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका मास, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका मास डिवाइड में टोटल मास। तो वाई सेंटर मास कितना आ गया 2। तो इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास कितना आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास को वाई सेंटर ऑफ मास, मतलब 18 प्लस 4√3 डिवाइड में 6, 2। तो ये आ जाएगा अपने पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारी कहानी है जो कि हमने यहाँ पे समझी, और आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो सब यहाँ पे हमने बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के और कुछ कंसेप्ट को जानने का एक बार प्रयास करते हैं। देखिए जो भी सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, दो लाइन को जोड़ने वाली, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर आपका क्या बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ मास। मैं सिर्फ 2 पार्टिकल में समझा देते हैं क्योंकि 4-5 पार्टिकल में लाइन बना के दिखाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए ये 2 पार्टिकल हैं और उनके बीच की दूरी करीब r है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल, अगर आपके सिस्टम में 2 पार्टिकल हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करेगा, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर। उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इस वाली लाइन पर अपना सेंटर ऑफ मास लाई करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो सकता है, या फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है, या सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है, या सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है। लेकिन होगा किधर, जिधर इन 2 पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन मिलेगी। हमेशा याद रखेंगे फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम, उन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी पर उसका सेंटर ऑफ मास नजर आता हुआ हमको मिलेगा। और आप एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने निकाला था, आप वहां से इन चीजों को यहाँ पे निकाल सकते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि जो मास होता है वो किसके इंटरप्रोपोर्शनल होता है, रेडियस। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका सेंटर ऑफ मास, उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी के पास में होगा। मान लीजिए m2 इज ग्रेटर देन m1, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर दिखेगा, हमें इसके पास दिखेगा। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ दिखेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसी के पास दिखता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/r सेंटर ऑफ मास। हमें समझना और याद रखना है कि आपके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता है, वहां पर आता है जहाँ पर मास ज़्यादा होता है। ये सारे टॉपिक्स हमें समझे। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, वन पार्टिकल इज केप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है ये आपका एक्स वाई प्लेन और आपने एक्स एक्सिस पे 2 पार्टिकल रखे हैं और ये दूसरा पार्टिकल पता नहीं कहाँ है, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर।
तो क्वेश्चन में पूछा है एक जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन पार्टिकल इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस या एटलीस्ट वन पार्टिकल है नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? अभी आपने पढ़ाया अगर आप का सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कोई पार्टिकल होंगे, मान लिया दो पार्टिकल, किसने एटलीस्ट वन बोला, इसका मतलब मैंने दो पार्टिकल मान लिया, इसका मतलब दूसरा पार्टिकल उसी एक्सिस पे कहीं मुझे देखने को मिले। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? ओरिजिन पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब जो एक एक्स कोऑर्डिनेट है, जो दूसरा पार्टिकल है वो कहाँ पर होना चाहिए? दूसरा पार्टिकल किधर होना चाहिए? एक पार्टिकल अगर इधर है, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन वो पॉजिटिव एक्स एक्स पर, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है एक्स की और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। तो दूसरा पार्टिकल कहाँ होगा? कहीं नेगेटिव एक्सिस में होगा। दूसरा पार्टिकल कहाँ होगा वो हमसे पूछा, बोल रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा या उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। नेगेटिव कोऑर्डिनेट होने का मतलब है कि वो पार्टिकल क्या यहीं पे लाई करेगा, तो इसका मतलब है गलत, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर लाई करे तो अभी भी एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? नेगेटिव, और हो सकता है पार्टिकल यहाँ हो, दोनों को लाइन जॉइनिंग पॉइंट ये हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास यही मिल रहा है। तो इसका मतलब वो दूसरा पार्टिकल नेगेटिव साइड होना चाहिए, लेकिन उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसका कोऑर्डिनेट इस पर आए और हो सकता है कि उसका कोऑर्डिनेट इस पर ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हमारा वो पार्टिकल सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव में है, इसमें नेगेटिव में होना चाहिए, तभी दोनों को मिलाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें ओरिजिन पर मिलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब वो वैल्यू या वो पार्टिकल नेगेटिव एक्स पे हो या इसी वाली लाइन पर हो, जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए दूसरा वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा और पहला वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव में दिया था और वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की। और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें हमेशा रखना है जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ लाई करता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ सेम, इसके दोनों तरफ हमें सेम देखने को, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा? तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगा? तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं और यहाँ से तो उसके पार्ट कर दूं तो जो पार्ट इधर है वही पार्ट मुझे इधर भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसी पे कहीं ना कहीं लाई करता हुआ नजर आएगा। क्या यही लाइन ऑफ सिमेट्री है? इससे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ तो जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट मुझे नीचे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी मेरी क्या है यहाँ पे? लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ तो जो पार्ट इधर है वही पार्ट यहाँ भी दिख रहा है, जैसा इधर है वैसा यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी मेरी क्या होगी यहाँ पे? लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ तो जो इधर है वो इधर भी है, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या होगा? यहाँ पे यहाँ से खींचूंगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। इसका मतलब ये सब मेरी क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसी के अलावा मेरा क्या देखने को मिलेगा मुझे? सेंटर ऑफ मास। लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या हो गया? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या हो गया? इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या हो गया? इसका
सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब उनके इन्हीं एलओएस पर कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। ये सब हमारी कहानी है। सेंटर ऑफ मास कहाँ देखने को मिलता है, उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पर। तो इस तरीके से आपको सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है। मान लीजिए अब इसमें समझते हैं, ये हमने ए बनाया, तो अगर मैं इसे यहाँ से खींचता हूँ, एक पार्ट ऐसे बनेगा और एक पार्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। जैसा इधर है वैसा ही इधर, मतलब मिरर इमेज बननी चाहिए। जैसा पार्ट इधर है वैसा पार्ट इधर भी है। इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूँ तब ऊपर ऐसा बनेगा और नीचे, तो इसका मतलब ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। अगर मैं सी खींचता हूँ तो ये मेरी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहाँ से खींचूंगा तो ये मेरी क्या नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। अगर हम डी की बात करेंगे तो ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और मेरा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। डी की बात करते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ऐसे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे चेक करनी पड़ती है और इन सब की चीज़ें हमने क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखी है, जाके नोट्स में से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे हमने समझ लिया होगा कि पूरे सिस्टम का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, उसके लाइन ऑफ सिमेट्री वाले पॉइंट पर लाई करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब हम डेंसिटी पढ़ते हैं, मास डेंसिटी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मास डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब एक लेंथ में कितना मास हमें देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी और इसको हम दिखाते हैं लैम्बडा। लीनियर मास डेंसिटी को दिखाते हैं हम लैम्बडा। तो मास पर यूनिट लेंथ को बोला जाता है लैम्बडा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी। तो लैम्बडा बराबर होता है गिवन मास एंड डिवाइड में टोटल लेंथ, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लैम्बडा बराबर m/l को क्या बोला जाता है, लीनियर मास डेंसिटी। लेकिन इसमें क्या जाएगी, लेंथ जाएगी। इसमें क्या जाती है लीनियर मास डेंसिटी में, लेंथ। अब अगला होता है सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। सरफेस का मतलब होता है एरिया। इसका मतलब हर एरिया में कितना मास हमें देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी और इसको दिखाया जाता है सिग्मा। और सिग्मा बराबर होता है dm/d। dm मतलब एरिया, आपको क्या लेना है यहाँ पे, एरिया लेना। तो इसका मतलब सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, सरफेस मास डेंसिटी बराबर आता है मास बट्टे में एरिया। अब तीसरा आता है आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी। जहाँ पे एरिया लेना पड़े वहाँ पे सिग्मा, जहाँ लेंथ लेनी पड़े वहाँ पे लैम्बडा, और जहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़े उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं और रो बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम dm/d। ये सारी कहानी हमें याद रख के चलनी है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी कहाँ पर आती है। वॉल्यूम मास डेंसिटी वहां पर आती है जहां पर हमें वॉल्यूम की मदद से, मतलब वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम मास देख रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस मास डेंसिटी वहां पर आती है
जहां आप पर यूनिट एरिया में मास देख रहे हैं, और लीनियर मास डेंसिटी वहां आती है जहां आप पर यूनिट लेंथ में मास देख रहे हैं, वहां पर आती है आपकी लीनियर मास डेंसिटी। तो अपने सिस्टम सेंटर ऑफ मास के लेक्चर 1 को यहीं पे रखते हैं, और अपने सेंटर ऑफ मास के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, और कल हम पढ़ेंगे अपने सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर 2 को। और तब तक ये टाटा बाय बाय, जय।